जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज। अब हमने पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। तो पहले तो होता क्या है कि केमिकल चेंज क्या होता है, हमने क्या पढ़ना है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब है कि कोई अपने पास एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, उसके जो एलिमेंट से मिलकर के एक जो हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसके अंदर होता है कि उनकी जो पहले प्रॉपर्टी थी, जो सब्सटेंस की थी या मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी थी, वो चेंज हो जाती हैं। यानी उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है, उसके कलर में चेंज आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उसके अंदर आता है केमिकल चेंज। ठीक है, हम इस केमिकल चेंज को दिखाते कैसे हैं। मान के चलिए कि अपने पास एक Mg मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये बना देगा MgO। यानी ये एक वाइट रंग का पाउडर होता है MgO। अब हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम को जलाया गया, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम को जलाने से मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। अब वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएंगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। अब हमने क्या करना है, केमिकल इक्वेशन। यानी किसी भी चीज़ को केमिकल चेंज जब आता है तो हम वहाँ पे लेते हैं केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को इन वर्ड्स, इन सिंबल्स एक्सप्रेस करने के लिए जो हम एक पैटर्न बनाते हैं उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें हमने क्या दिखा दिया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नीशियम केमिकल चेंजेज की इक्वेशन की, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए ये है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। अब हम क्या बोलेंगे भाई, मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन ली, उसको मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया मैग्नीशियम को, तब जाकर के हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन उसी तरह से इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, यानी इनके सिंबल के रूप में लिख देते हैं, तो ये थोड़ा सा और इजीली हो जाता है, थोड़ा सा दिखने में अच्छा होता है, टाइम की बचत होती है। अब हमारे पास क्या होती हैं, जो ये रिएक्शन है, ये एरो है, एरो का जो निशान है ये दिखाता है रिएक्शन कंप्लीट होने को, कि अब रिएक्शन पूरी हो गई है। अब इससे जो रिएक्शन से पहले के थे वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। और इसके बाद में जो आते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। यानी क्या चीज़ लेकर के हमने क्या बना दिया, और ये एरो दिखाती है कि उस तरफ चेंज, रिएक्शन पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं और बॉन्ड बनते हैं। यानी बॉन्ड ब्रेक डाउन का मतलब क्या है कि जैसे MgO प्लस O था, यानी इनका जो बॉन्ड था वो आपस में टूट करके अब बॉन्ड किसके साथ बना लिया, इसने मैग्नीशियम ने बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। अब बात आती है बॉन्ड ब्रेकिंग की। यानी बॉन्ड ब्रेक जब भी होगा तो एक नया फॉर्मूला बनता है। यानी जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक नया फॉर्मूला बनेगा और जो पिछले वाला फॉर्मूला था वो चेंज हो जाएगा। अब हम दिखाते कैसे हैं, यानी इसमें तो हमने दिखाना है रिएक्टेंट, यानी इस एरो से पहले जो भी होगा रिएक्टेंट होगा, और एरो के बाद आएगा प्रोडक्ट। अब हमने इसमें लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन और संरक्षित करना, किस चीज को, मास को। यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी हम मास को, द्रव्यमान जो है उसको हम बदल नहीं सकते, वो क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे कि Mg मैग्नीशियम 12 नंबर पे है
ऑक्सीजन 8 नंबर पे है। अब इन दोनों का मास जितना भी होगा वो अगर यहाँ पे मास है तो रिएक्शन कंप्लीट है, अदरवाइज वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं कहलाएगी। अब उसको क्या बोलेंगे, एक होती है स्केलेटन इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन या बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट हैं अगर वो सेम नहीं है तो वो अनबैलेंस हो जाएगी, स्केलेटन इक्वेशन कहलाएगी। अगर वो बैलेंस हो जाती है तो वो कहलाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस कैसे करेंगे, मैग्नीशियम यहाँ पे 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम 1 तो है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है। इसका मतलब अगर ये इक्वेशन को लेते हैं तो ये अनबैलेंस हो जाएगी, स्केलेटन इक्वेशन हो जाएगी। इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो हमें नहीं पता वहाँ पे कितने होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 1 थी, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगी। अगर mg यहाँ पे 1 है और 2 की mg के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो mg भी 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यहाँ पे भी लगा देंगे ताकि अगर mg 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगी। तो ये इक्वेशन कहलाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बात आती है, एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि पूरा कैसे Fe प्लस H2O, यहाँ पे Fe3O4 प्लस H2। अब हमने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, लेकिन हमें नहीं पता कि बैलेंस कैसे करना है। तो जिस मेथड से हम करते हैं उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि हमने बार बार कोई ना कोई इक्वेशन रख के देखनी है, चेंज करते रहना है। अब Fe यहाँ पे कितना है 1, अगर यहाँ पे Fe कितना है 3, तो Fe को पहले बराबर करेंगे। Fe को बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, 3 लगा दूंगा। तो Fe 3 इधर हो गया, Fe 3 इधर हो गया, यानी Fe बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया 4, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन H कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2, लेकिन यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 4 गुणा में 2 ये हो गए 8, यानी कि ये तो बैलेंस नहीं हुए। अगर इनको बैलेंस करना है तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाना पड़ेगा 4, क्योंकि अगर इन 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 8 हो गया ना। तो यानी कि अब Fe यहाँ पे 3 था, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, ऑक्सीजन 4 है। Fe यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 8 है। यानी कि जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्शन से पहले थे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्शन के बाद में हैं। यानी अब इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शंस की, किस किस तरह की रिएक्शंस होती हैं। अब हम कम रिएक्शंस में, रिएक्शन यानी क्या होता है कि हम जितनी भी रिएक्शन पढ़ेंगे अगर पेपर में वो आ जाती हैं रिएक्शंस, उन रिएक्शन के साथ में हमने कोई ना कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। अब हमारे पास 10-15 इक्वेशंस हैं तो 10-15 डेफिनेशंस हैं। अगर हर डेफिनेशन के साथ अगर हम हर रिएक्शन लिखने लग जाएंगे तो हमें ये रिएक्शन ज़्यादा याद करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए एक मैंने कुछ इक्वेशन ऐसी ले रखी हैं जो हर डेफिनेशन में फिट हो सकती हैं। उसको हम चेक करते हैं कैसे है। जैसे हमारे पास फर्स्ट है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो अपने पास है फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी नाम से हम देख सकते हैं कि कंबाइन हो रही है। और कंबाइन का मतलब क्या आता है कि किसी चीज़ को जोड़ना। तो हम कह सकते हैं जब एक या एक से ज़्यादा, क्योंकि जब दो चीज़ें जुड़ेंगी अगर वो क्या वन चीज़ बना देंगी, एक प्रोडक्ट बना देंगी। यानी जब दो चीज़ें कंबाइन होकर के अगर वो एक चीज़ बना रही हैं तो क्या कहलाएंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर वो रिएक्शन हो रही है जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, क्या बना देगी CO2। कार्बन एक था, कार्बन बर्न होगा कहाँ पे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बना देगा CO2। तो ये क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल सी है। ठीक है, उसके बाद है डीकम्पोजिशन। अगर हम सेकंड करेंगे डीकम्पोजिशन
रिएक्शन की। अब डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसका अपोजिट है ये डीकम्पोज होना, यानी ब्रेक डाउन होना, टूटना। अब इसमें क्या होगा कि अगर कोई चीज़ टूटेगी तो यानी कि वो कई, हमारे पास एक खिलौना है, अगर वो गिर जाता है तो उस टूटने के बाद वो खिलौना कई हिस्सों में टूट जाता है। तो उसी तरह से अगर एक रिएक्टेंट है, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में, तो वो क्या कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको याद करने के लिए हम क्या लेते हैं, हमारे पास है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये मैं इसीलिए ले रहा हूँ ताकि हम एक दूसरे को रिलेट करेंगे आगे, ठीक है, उसमें हमें हेल्प मिल जाएगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये क्या बनाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2, यानी कि रिएक्टेंट एक था और ये कितने हिस्सों में टूट गया, दो हिस्सों में टूट गया। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट मेक ए सिंगल प्रोडक्ट। तो वो कंबाइन हो जाएंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी, दो रिएक्टेंट मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन यानी डीकम्पोज, ब्रेक डाउन होना, उसमें क्या कहलाएगा कि कोई एक चीज़ है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में, यानी वो जब एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में यानी प्रोडक्ट बनाता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो वो क्या कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें CaCO3 कैल्शियम, इसको हम मार्बल भी बोलते हैं। कई बार आ जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल, तो आपको लिखना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल, ठीक है। अगर उसको हीट देते हैं तो किस में बनेगा, CaO प्लस में CO2 में बन जाएगा, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर देखिए, उसके अंदर भी अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। अब इसमें हमने क्या दिया, हीट दी है, और जहाँ पे हीट की बात होगी तो हो जाएगी थर्मल, थर्मल यानी ये है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और एक है जैसे कि AgCl2, ठीक है, इसको हम सनलाइट में अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो Ag प्लस में Cl2, तो अगर ये ब्रेक डाउन हुई है सनलाइट में तो इसको बोलेंगे फोटो, फोटो मीन लाइट, कौन सी लाइट, सनलाइट, फोटोन होते हैं। अब इसके अंदर ये अगर हीट दी तो थर्मल, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर यहाँ पे हमने सनलाइट का यूज किया है तो ये बन जाएगी फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और आप लोगों ने देखा होगा कि H2O, इसको हम देंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी देने से ये किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन में प्लस में ऑक्सीजन में, ठीक है। अगर हम पानी को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो ये क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। यानी कि जब हमने क्या किया, जब किसी एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए अगर हमने हीट का यूज किया यानी थर्मल, थर्मो यानी हीट यूज की, अगर हम सनलाइट देते हैं तो फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। अगर उसकी जगह पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। उसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं, लेकिन वो जब ब्रेक डाउन हो रही है, ब्रेक डाउन यानी कि डीकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। अब ट्रांसफर कौन करेगा, यानी जिसके पास पावर ज्यादा होगी वो कम पावर वाले को एक जगह से दूसरी जगह पे खिसका देगा। अब यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, व्हेन ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट, व्हेन ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स प्लेस, ठीक है। यानी कोई इंसान यहाँ पे बैठा है, अगर कोई दूसरा इंसान यहाँ आ जाता है तो इसको उठा करके दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देता है, यानी पावर किसकी ज़्यादा थी, इसकी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस प्रोडक्ट को, इस रिएक्टेंट को उठा करके ट्रांसफर कर दिया दूसरी जगह पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CuO प्लस H2, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब क्या है, अगर आपके पास थर्ड चैप्टर में आएगी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, तो उसके अंदर क्या, जो हाइड्रोजन है ना वो हाईली रिएक्टिव है, यानी ज़्यादा पावरफुल है, किससे, कॉपर से। तो हाइड्रोजन क्या करेगा कि भाई इसके पास जो भी है ना उसको छीन लेता है,
क्योंकि हाइड्रोजन के पास पावर ज़्यादा है। तो अगर पावर ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, कॉपर के पास से लेकर के ऑक्सीजन अपने पास ले लेगा। तो इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को कर दिया डिस्प्लेस, यानी ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी इसको ब्रेक डाउन कर देगा और इसके पास जो ऑक्सीजन है उसको अपने साथ ले लेता है। तो ये बन जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें तो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट की। अब डबल डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट तो होगी, डिस्प्लेसमेंट तो होगी यानी एक जगह से दूसरी जगह पे तो जाएंगे, लेकिन अब क्या होगी, वो डबल हो जाएगी। इसमें क्या होगा, डबल का चेंज होगा। अब डबल का चेंज करने के लिए जैसे हमारे पास एक HCl ये एसिड हो गया, एक NaOH बेस हो गया, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, ये एसिड है ये बेस है। अब इसमें क्या होता है कि एक जो मेटल्स है वो हेलोजन्स के साथ में रिएक्शन करती है। मेटल क्या करेगी, जैसे Na मेटल्स है और ये जो 17 नंबर ग्रुप है हमारा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ रिएक्शन ज़्यादा करती है और ये हाइड्रोजन टूट करके इस OH के साथ रिएक्शन करेगा, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज आयन का मतलब क्या होता है, जैसे H2O है तो ये ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, यानी जिसके ऊपर चार्ज आ जाता है ना पॉजिटिव नेगेटिव का, तो ये बन जाते हैं आयन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था, HCl यानी H पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब बात आती है कि डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो होती है लेकिन डबल होगी। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होते हैं। क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा। अब इस वाले जो आयन है पॉजिटिव वाला उसके नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, उसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो अब ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये बना देंगे NaCl। NaCl क्या होता है, कॉमन साल्ट, जो हम घर पे नमक यूज करते हैं उसका फॉर्मूला है NaCl, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव ये मिलके क्या बना देंगे, H2O यानी वाटर। ठीक है, उसी तरह से एक एग्जाम्पल और है AgNO3 प्लस में पोटेशियम ब्रोमाइड, सेम इसमें है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में। ठीक है, अब बना देंगे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, और AgBr प्लस में AgBr और Ag सिल्वर ब्रोमाइड ये होता है सॉलिड, ये क्या होगा, सॉलिड होगा। और ये NaCl है ना, अगर लेते हैं तो ये भी जैसे हमारी जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो इसमें क्या होता है, ये पहले तो यहाँ तक भर जाता है, ये सोडियम मतलब HCl भी ले लिया NaOH भी ले लिया। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि जो दूध या कलर सा हो जाता है यहाँ पे, यानी जिसमें ज़्यादा साल्ट नीचे बैठना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, और जो ऊपर बचता ना सिर्फ पानी बच जाता है। उसी तरह से AgBr इसी तरह से अगर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो ये नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है सॉलिड फॉर्म में और ऊपर लिक्विड फॉर्म बच जाती है आपकी। यानी जिस रिएक्शन के अंदर कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में बन जाती है तो उसके बन जाते हैं प्रिसिपिटेट। क्या बन जाएंगे, प्रिसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बन जाते हैं उस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यानी डिस्प्लेसमेंट में तो क्या था कि एक सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हो गया था, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया। अब बात आती है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन की, यानी कि जब डबल डिस्प्लेसमेंट हुई थी उसमें एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया था, उस डबल डिस्प्लेसमेंट के आयन के एक्सचेंज से अगर दूसरी साइड में प्रोडक्ट साइड में कोई चीज़ ऐसी बच जाती है जो सॉलिड हो जाती है, प्रोडक्ट में एज ए सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, तो सॉलिड फॉर्म क्या बनेंगे, प्रिसिपिटेट बनेंगे, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब बात करते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक।
याद करने के लिए एग्जॉस्ट क्या रखेंगे, एग्जॉस्ट, यानी एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं। एग्जॉस्ट फैन क्या काम करता है, जैसे हमारी किचन होती है या कहीं पे भट्टी वगैरह लगी होती है, तो वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, जो गर्मी होती है ना उसको बाहर निकालता है, यानी कि हीट इवोल्व होती है, ही गर्मी निकलेगी, बाहर निकलेगी। एंडो यानी इसकी तरह से आने दो, किस चीज को, हीट को, बात हीट की और ये तो हीट को आने दो, यानी इस रिएक्शन के अंदर हीट की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन इसके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये क्या करेगा, हीट को बाहर निकालेगा। तो इसके लिए हम याद करते हैं, जैसे हम घरों में पहले ना वाइट वॉश करते थे, कली वगैरह करते थे ना, तो उसको लिए यानी CaO प्लस H2O, यानी कि CO क्या है, कली, चूना। इस चूने को क्या करते थे, किसी मटके वगैरह में या बर्तन में हम डाल करके उसमें पानी डाल देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो बनता था ना, वो बनता था चूने का घोल, ठीक है, CaOH2 प्लस में हीट। यानी अब हमने क्या देखा, जब वो चूना लेते थे और उस चूने को अगर हम पानी में डालते तो उसमें हीट इतनी निकलती थी कि वो उबलना शुरू हो जाता था, और वो मटका या बर्तन में जिसमें भी हाथ लगाते थे वो बहुत हीट उसके अंदर होती थी, गर्म होता था वो। अब हमने क्या किया, उसमें पानी हमने ठंडा डाला, नॉर्मल पानी था, वो पानी हो गया गर्म। हाँ जी, हाँ, अब उसमें क्या हो गया, पानी हो गया गर्म, हमने अपनी तरफ से हीट नहीं दी, अब हीट क्या होगी, अपने आप निकली, यानी ये होगी इवोल्ड। अब हमने क्या देखा, इसमें हीट नहीं दी, हीट अपने आप निकली, तो ये होगी एक्जोथर्मिक, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमें हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती, उस रिएक्शन के पूरा होने से हीट बन रही है, तो वो जाएगी एक्जोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन जिस रिएक्शन में हीट की हमें जरूरत होती है उसमें क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हमने क्या कर दिया, इस रिएक्शन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, CaO प्लस H2O, यानी कि ये चूने को पानी में घोला तो ये बन गया CaOH2, ठीक है, लाइम वाटर। अब हीट इसमें से निकली, अब हमने क्या किया, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो हमने इसको क्या किसी बर्तन में डाल करके और ब्रश से या पेंट वाले ब्रश से हमने क्या किया, दीवारों पे करना शुरू कर दिया। अब CaOH2, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया दीवारों पे। अब इन्वायरमेंट में क्या थी, CO2। अब CO2 के साथ जब भी रिएक्शन करेगा, यानी CO2 के साथ जब भी रिएक्शन करेगा, तो ये जो हम जब शुरुआत में गर्म करते हैं ना पुट्टी, मतलब जब चूना करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, तो गीली होती है दीवारें, ठीक है। अब जैसे ही इन्वायरमेंट से CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो वो जो नमी थी, वो गीलापन था, वो दूर हो जाएगा। वो दूर क्यों हुआ, क्योंकि इसने इसके साथ रिएक्शन करके बना दिया CaCO3 प्लस H2O, यानी जो पानी था ना वो भाप बन के उड़ जाएगा। अब वो पपड़ी बढ़ जाती हैं। अब कभी चूना वगैरह हो रहा है ना पुराने वगैरह मकानों पे, तो उसको खुरच के देखना, निकाल के, तो वो पपड़ी निकल जाती हैं। वो जो पपड़ी होती हैं वो होती है CaCO3 की, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम पहले कर चुके हैं। अब उस CaCO3 से अगर हमने चूना दोबारा से निकालना है तो हम क्या करेंगे, CaCO3। अब इसको हम देंगे हीट। ये जो डेल्टा का साइन है इसका मतलब होता है कि इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए हमने हीट को दिया है, इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए हमने हीट को दिया है। जैसे इस हीट को देंगे तो ये बना देगा CaO प्लस में CO2, यानी इस रिएक्शन में तो हीट अपने आप निकली थी, तो वो होगी एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन को यानी इसको CaO में तोड़ने के लिए, इसको निकालने के लिए हमने हीट दी। जहां पे देंगे तो आने दो का मतलब क्या, कि हीट को आने दो तब रिएक्शन पूरी होएगी, ठीक है। तो आने दो का मतलब है कि भाई अब आने दी है, यानी इसको हीट दी है तब जा करके रिएक्शन पूरी हुई है, तो ये हो जाएगी एक्जोथर्मिक, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट इवोल्व होती है, निकलती है आफ्टर रिएक्शन। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन को पूरा करने के लिए हमें हीट को देना पड़ता है, ठीक है। और अब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ जी, 5 मिनट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन यानी एक वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन
ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होती है, ठीक है, रिडक्शन के अंदर इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन ऐड होएगी, ऑक्सीजन माइनस होएगी, ठीक है। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना हो या हाइड्रोजन का रिमूव होना हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि वही रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, ऑक्सीजन बाहर निकल रही हो, यानी रिएक्टेंट से अलग हो रही हो ऑक्सीजन, तो रिडक्शन कहलाएगी। और एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ में हो रही हो, वो क्या कहलाएगी? रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन भी हम पहले कर चुके हैं, तो नई रिएक्शन करने के लिए हम उसी इक्वेशन को उठाते हैं। हमने क्या किया था? CuO प्लस H2, तो हमने क्या बनाया था? Cu प्लस H2O, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, ये क्या बना देगी? कॉपर प्लस में वाटर H2O। इसमें हमने क्या देखा कि अगर इसके अंदर से ये देख रहे हैं, ठीक है ना, यानी इसके अंदर क्या हो गया कि ऑक्सीजन माइनस होगी। पहले ऑक्सीजन थी लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब होगी ऑक्सीजन बाहर माइनस होगी। यानी कि जब ऑक्सीजन बाहर होना, यानी ऑक्सीजन नेगेटिव कहाँ पे है? रिडक्शन में, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। और अगर इन दोनों को देखेंगे तो ये क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन, तो ये प्रोसेस कौन सा कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। अब एक ही रिएक्शन है, अगर आपके पास डेफिनेशन में आ जाए, पूछ ले कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो आप लिखोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो उसमें आप सिर्फ इतना लिखोगे CuO प्लस H2O, क्या बनाएगा? Cu प्लस H2O, और ये नीचे वाली लिखोगे बस, कि ये मार्क करोगे, इसको नहीं लिखोगे आप, क्योंकि आपने जो शो करना है ना वो दिखाना ऑक्सीडेशन का, ठीक है। अगर सेम आ जाए रिडक्शन का, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, उसमें लिखना कि ए रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे आप? नीचे वाला शो नहीं करोगे, क्योंकि आपने रिडक्शन के लिखना है। तो CuO प्लस H2O, तो आप क्या करोगे? यहाँ से क्या हो गया? ऑक्सीजन का रिमूवल, रिएक्टेंट से रिमूव हो गया, ठीक है ना, इस हिस्से से, ठीक है। और ये आपका नीचे वाला लिखना नहीं है। अब आपकी बात आती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ में अगर हो रही है ना, तो वो क्या कहलाएंगी? रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें आपने ये पूरी की पूरी रिएक्शन लिखनी है, ठीक है ना, इसमें हो जाएगा आपका। और कई बार इसमें आ जाता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, अगर पूछ ले, अगर आपने लिखना हो तो ऑक्सीडेशन यानी कि रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए क्या होता है? जैसे कि Fe 2 पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया? Fe अगर 3 पॉजिटिव लेंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, यानी कि इसमें क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज निकाल दिया। अगर एक नेगेटिव चार्ज निकाल दिया तो पॉजिटिव आ गया 3, ठीक है ना। तो इसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इसका अपोजिट कर दीजिए, Fe 3 पॉजिटिव है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यानी लिया है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाएगा? 3 पॉजिटिव था, एक नेगेटिव ले लिया, तो बच गया कितना? 2 पॉजिटिव, यानी कि इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब बात आती है ऑक्सीडेशन एजेंट की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अंदर एजेंट क्या होते हैं? यानी एजेंट वो होते हैं जो किसी भी चीज को पूरा करवाने में मदद करते हैं। जैसे पासपोर्ट के एजेंट होते हैं, वो क्या करवाते हैं? पासपोर्ट बनवाते हैं, ठीक है। LIC के एजेंट होते हैं, वो LIC बनवाते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या? कि वो एजेंट जो क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग,
यानी जो ऑक्सीडाइज करेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या है कि वो एलिमेंट है, वो एजेंट हैं जो क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन प्रोसेस को बढ़ाएंगे। जैसे CuO, ठीक है, O2 हो गया, MnO2, यानी ये क्या है, सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। और इसके अंदर NaH और NH3 इस तरह के हैं, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी किसी रिएक्शन में अगर ये हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, यानी उस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन ज़्यादा होगी। अगर ये हैं CuO, O2, MnO2, तो ये ऐसे एजेंट हैं, वो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कोरोजन एंड रेंसिडिटी की। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब इसके अंदर क्या होता है, कोरोजन यानी कि जंग लगना, रेंसिडिटी होता है किसी चीज का खराब होना, यानी बासी हो जाना, स्वादहीन हो जाना। अब कोरोजन, जंग कैसे लगती है, यानी कोई भी हमारे पास मेटल है, अगर वो इन्वायरमेंट में जो भी गैस है, ह्यूमिडिटी है, उसके साथ रिएक्शन करके उसके सरफेस के ऊपर कोई एक नई लेयर बन जाती है, वो किस चीज़ की बनेगी, उसी मेटल के ऑक्साइड की। तो एक नई चीज़ बन गई ना, यानी उसके ऊपर जंग लग गया, ठीक है। उसको जंग लगने का जो है कारण है वो क्या है, कोरोजन प्रोसेस है। कोरोजन यानी किसी मेटल का अराउंड सराउंडिंग के साथ रिएक्शन करके मेटल सरफेस के ऊपर एक परत का बनाना, जमना, वो कोरोजन कहलाता है, ठीक है। और रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी के अंदर यानी किसी प्रोडक्ट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, यानी इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाना। और ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है कि आपके पास एक पैकेट था, चिप्स का पैकेट, आपने उसको फाड़ दिया, अब जितना खाया फिर आपको 1 दिन या 2 दिन तक ये ऐसे ही रखा रहा, तो जो गैसेज हैं वो क्या करेंगी, जो बचे हुई आपकी चिप्स हैं उसके साथ रिएक्शन करेंगी, और जब उस 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आप खाकर देखोगे तो उसका टेस्ट हो जाएगा चेंज, यानी अब वो खराब हो गई हैं। किसकी वजह से, वो जो बाहर के इन्वायरमेंट में जो गैसेज थी उनके साथ रिएक्शन कर ली, अब उस रिएक्शन करने से ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब ऑक्सीडाइज होने से ये हो गई रेंसिटी, यानी वो हो गया खराब, ठीक है। अब बात आती है कोरोजन की, तो फॉर्मूला आता है रस्टिंग ऑफ आयरन का, Fe2O3.XH2O। यानी अगर आपसे पूछ ले, कई बार पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन में लिखोगे Fe2O3.XH2O, यानी व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है, एक्स है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके साथ जुड़े होंगे वो उसके साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो Fe2O3.XH2O रस्टिंग ऑफ आयरन है, ठीक है। और रेंसिडिटी, यानी ये तो हमें पता लग गया कि कोई भी प्रोडक्ट है हमारा, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसके टेस्ट में, कलर में, स्मेल में चेंज आ जाता है, तो वो होगी रेंसिडिटी। अब कोरोजन के अंदर डिसएडवांटेज अगर चेक करें कि भाई डिसएडवांटेज क्या क्या होती हैं, डिसएडवांटेज ये होती है कि कोई भी चीज़ है अगर उसको जंग लग जाता है तो उसकी लाइफ कम हो जाती है, उसकी मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो कोरोजन को दूर करने के लिए हमारे पास ऑयलिंग, किसी चीज़ पे ऑयल लगा करके, यानी ऑयल लगा दिया, ठीक है, उस ऑयल लगाने से क्या होगा, वो अब होगी चिकनी, चिकनाहट आ जाती है उसके ऊपर, और चिकनाहट से क्या होगा कि वो जो बाहर वाली एयर है या मॉइस्चर है वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। या फिर पेंट, पेंट करने से भी क्या होता है, वो उसका जो मेटल सरफेस है वो बाहर वाली चीज़ से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ग्रीस, ग्रीस लगाने से भी, और एक होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की परत चढ़ाने की प्रक्रिया जो होती है ना, वो होती है गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। यानी कोई मेटल है, अब एक है अलॉय, स्टील, आयरन, आयरन के को क्या था, जंग लग जाता था। अब जंग लगाने के लिए हमने क्या किया, अलॉय बना दिया, एक मिश्र धातु बना दी, यानी एक मेटल में 1-2 मेटल और ऐड ऐसी कर दी जाती हैं जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जैसे हमने बना दी स्टील,
अब स्टील में आयरन होता है Fe, निकिल और कोबाल्ट, ठीक है। यानी ये तो थी, इसके ऊपर जंग लग जाता था, लेकिन हमने निकिल और कोबाल्ट को बढ़ा और ऐड कर दिया, इसके अंदर मिश्र धातु बना दी, उससे क्या होगा, इसके ऊपर जंग लगना कम हो गया और इसकी लाइफ बढ़ गई। तो हम अलॉइंग के साथ भी कोरोजन को रोक सकते हैं। और रेंसिडिटी के अंदर क्या होता है कि आपके चिप्स वगैरह के जो पैकेट आते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आते हैं, उसमें आपको क्या मिलता है, जो प्रोडक्ट है आपका वो मिलता है कम, बाकी मिलती है आपको गैस। अब इसमें कौन सी गैस होती है, इसके अंदर ये N2 नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, ये एंटीऑक्सीडाइजिंग गैस होती है, यानी ये किसी भी गैस को प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन नहीं करने देती, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन गैस है। अगर ये इतनी रिएक्टिव होती तो हर किसी चीज़ के साथ रिएक्शन कर लेती। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन गैस है वो लेस रिएक्टिव गैस है, और ये हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसको बाहर वाली गैसों से रिएक्शन नहीं करने देती। अगर वो गैस को हम रिलीज कर देते हैं, पैकेट को फाड़ देते हैं, तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, और जो दूसरी गैसें हैं वो क्या करती हैं, इसके साथ रिएक्शन करती हैं। अगर वो रिएक्शन करेंगी तो ये खराब हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के बारे में, चेंज के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें यानी एक प्रोडक्ट होता है, एक रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट रिएक्शन के शुरुआत में होता है, प्रोडक्ट बाद में, ठीक है। उसके बाद हमने जो डेफिनेशन पढ़ी हैं, वो डेफिनेशन हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं, वो चीज़ें आप सारी याद रखना, ठीक है। अगर आप लोगों को लगे कि इसमें आप लोगों ने कुछ सीखने को मिला है, तो मैं इसी तरह की कोई और वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए भी आप कमेंट करना। कोई अगर इसमें कमी रह जाती है तो आप ये बताना कि इस चैप्टर में कोई कमी रह गई है, ताकि अगली बार उसको दूर किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।